I had students get admission abroad. तो एक हिसाब से मैं एक स्टडी अब्रॉड काउंसलर हुआ और मुझे पैसे तब मिलने चाहिए जब स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने आए. But in some scenarios बाहर आना does not make sense and in this video I'm going to tell you पहले अभी की क्या करंट सिनेरियो है एंड क्या क्या किया जा सकता है इस सिनेरियो में. क्योंकि लास्ट 5 इयर्स में अगर हम लोग खर्चे देखें बाहर पढ़ने के कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं. 10 से 11% की एजुकेशन इन्फ्लेशन चल रही है. उसके अलावा रेंट कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है एंड काफी कंट्रीज इंक्लूडिंग यूके एंड लॉट ऑफ अदर कंट्रीज वहाँ पे सैलरीज नहीं बढ़ रही है. तो खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं एंड जो हमारा रेवेन्यू सोर्स है वो कम होते जा रहे हैं. जो इमिग्रेशन पॉलिसीज है वो हार्डर और हार्डर होती जा रही है. तो अभी सिनेरियो क्या है अगर हम लोग यूएस के बारे में ही बात करें. फर्स्ट अभी F1 वीजास पे कुछ टाइम के लिए पॉज लगी ताकि हम लोग लोगों की सोशल मीडिया प्रोफाइल को अच्छे से स्कैन कर सके. 2025 की अपडेट है. सेकंड, डिपोर्टिंग चल रही है. अगर आपसे कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी हो जाए ना, जैसे लेट्स सपोज ट्रैफिक सिग्नल पे आपने वायलेशन कर दी या फिर अगर आप आउट ऑफ योर यूनिवर्सिटी इकोसिस्टम कहीं पे पार्ट टाइम काम कर रहे हो तो उसके लिए भी डिपोर्टिंग चल रही है. हाँ ऑब्वियसली काफी कम सिनेरियोज हैं बट उसके लिए भी चल रही है डिपोर्टिंग. थर्ड, 1200 से ज्यादा लोगों की यूएस में ऑलरेडी रिजेक्शन या रिमूवल हो चुकी है ऑलरेडी. ऑन द अदर हैंड अब यूके की बात कर लो. 2024 में बोला कि अगर आप मास्टर स्टूडेंट हो, बैचलर स्टूडेंट हो तो कोई डिपेंडेंट नहीं अपने साथ ला सकते हो, सिर्फ पीएचडी स्टूडेंट्स डिपेंडेंट ला सकते हैं अपने साथ. मिनिमम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के बारे में भी बात करें वो भी बढ़ा दी. अगर हम लोग एनएचएस की फीस के बारे में बात करें वो भी बढ़ा दी. पोस्ट स्टडी वर्क वीजा वो कम कर दिया. इमिग्रेशन अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए वो बढ़ा दी. बोल रहे हैं बढ़ाने का, 5 से 10 साल करने का सोच रहे. तो मतलब अगर आप इन जनरल ये देखोगे, कनाडा के बारे में बात कर लो. कनाडा ने 2024 में लिमिट कर दिया कि बस इतने लोगों को स्टूडेंट वीजा मिलेगा, इससे ज्यादा लोगों को स्टूडेंट वीजा नहीं मिलेगा. वर्क परमिट में मैसिव डिले चल रहे हैं और इंडिया और कनाडा की जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो तो खराब से खराब होती जा रही थी. यहीं पे जर्मनी का एग्जांपल ले लो. एएफडी पार्टी जो कि बहुत फार राइट पार्टी है, जो इमिग्रेशन कम करना चाहती है, वो अपनी वोट शेयर बढ़ाती जा रही है. ऑन द अदर हैंड कुछ साल पहले कुछ भी वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बस अपने डॉक्यूमेंट भेजने होते थे. अब इन लोगों को लगता है कि इंडियन स्टूडेंट आ रहा है तो हम लोग को इनको एक और हर्डल रखना चाहिए. तो एपीएस वेरिफिकेशन, अब अपने सारे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट से चेक कराओगे तो हम लोग सही डॉक्यूमेंट सबमिट कर. इसमें बहुत सारी हमारी भी गलती हो सकती है बट इन जनरल ओवरऑल एक नेगेटिव परसेप्शन तो डेफिनेटली बनने लग गया है टुवर्ड्स इमिग्रेशन. तो इस सिनेरियो में क्या अभी भी स्टडी अब्रॉड सेंस बनता है? हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए स्टडी अब्रॉड सेंस बनता है. बट अगर ये नहीं हो रहा है तो क्या ऑप्शंस है हमारे पास, उसके बारे में बात करते हैं. फर्स्ट, अगर आपको इंडिया के किसी टॉप इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का चांस मिल रहा है ना, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, अगर आप एमबीएस करना चाहते हो तो ऐसे सिनेरियोस देखो. अगर आप कोई और टेक की डिग्री करना चाहते हो, आईआईटीज, अगर आपको यहाँ पे पढ़ने का मौका मिल रहा है ना तो इट इज अनपैरेलल्ड. एक चीज इसमें डेफिनेटली रहने वाली है, कंपटीशन हद से ज्यादा है. बट इंडिया में अभी भी देयर इज समथिंग कॉल्ड प्लेसमेंट. आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो आपके पास जॉब कंपनीज वहां आती हैं एंड रिक्रूट करती हैं. बट टॉप का एमबीएस के बारे में बात करो, एवरेज एमबीए इंडिया में करने का कुछ खास सेंस नहीं बनता. तो अगर आपको ऑप्शन मिलता है, आई राइट नाउ इफ आई हैड टू चूज, तो सबसे पहले इंडिया के टॉप स्कूल्स में डेफिनेटली हाई रैंक करता, उसके बाद फिर बाकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रखता. एवरेज तो मैं सोचता ही नहीं, उससे अच्छा मैं वर्क एक्सपीरियंस लेता. और ये पुराने एवरेज कॉलेजेस उनके बारे में मैं डेफिनेटली नहीं सोचता, क्योंकि अभी के टाइम पे द काइंड ऑफ सिचुएशन जो जॉब सिनेरियो उन लोगों की चल रही है, दैट इज रियली बैड. सेकंड, न्यू जनरेशन स्कूल्स चेकआउट करो जिनका लेजर कट फोकस है ऑन इंडस्ट्री, जो लेटेस्ट करिकुलम पे सारे काम कर रहे हैं वो वाले चेक करो. बहुत सारे. One such school is Polaris School of Technology. But I really love how they're offering industry-grade projects. Now, Polaris School of Technology is India's one of the best new age tech schools, which will also give you closest global experience. And there are 5 reasons. First, the campus is in Bangalore Tech Park, and it is a 1.75 lakh square feet campus, one of the biggest corporate campuses, and in Whitefield, core of tech action in Bangalore. Here, you will be sharing facilities with working professionals from tech giants. The campus has a gaming arena, welfare zone, and in fact, innovation lab. That is truly their USP. It is surprising that it is one of the only tech schools that has produced almost 20 open source selections in a year. 80% in first year, earning 2,500 to 5,500 USD. Third, global companies like Even, Zui's are coming to campus hiring interns in first year. Zui's has already hired interns and their CEO and CTO are among the other founders who come weekly for fireside chats with the students. Fourth, you will also get a 4-year integrated BTech in CS, AIML degree from Medavi Skill University, which is a UGC recognized institution. So if you later want to go for your master's degree, there is no stopping. And fifth, you don't study subjects like physics, chemistry, social sciences, unlike other Indian colleges. The curriculum is designed to make you code from day one. You will get 5,000 hours of coding in 4 years, similar to like becoming a pilot. Students here are building crazy projects, right from Sem 1, from Chitramaya, a Spotify for movies, or ForgeFit,
an AI fitness planner to an AR VR project. Lectures is not it at this institution. You will learn by doing, building, failing, and repeating at this institution. Third, let's suppose you do not get into top institutions in India or you do not get into any of these Newgen schools, then one of the best things that you can do in India rather than going to an average school would be to work. Getting work experience right now is immensely important. It is much better than doing a degree. So we were always of the opinion that a master's degree is a must. Honestly, not always. If you're getting a master's degree from an average college where your skills aren't improving, neither your soft skills nor your hard skills, what's the point of that degree? It is much better to actually be learning how the corporate is structured and getting a taste of work experience. So if I had to choose between going abroad and working at a good company, I would any day work at a good company. I would come abroad for a good global exposure, but not for everyone. And I would want to normalize this fact that it is decent and a good idea to stay in India also. Not everyone has to come abroad. Yes, it is a very good exposure, life-changing, but it doesn't mean that you have to take tons and tons of education loan just to come abroad. That is not the ideal best scenario. Yes, if you have good work experience, then you want to come abroad. Very good. But coming without work experience, no skill, and thinking that you land a job in such hard scenario, the market is not destined. There are still some countries, you've already made so many videos on those countries, but if you're thinking you'll come to a country like UK right now without work experience, try to get a job in marketing, that's such a, you are being very naive. You are not thinking it through. I would really want you to think through and also know there are a lot of opportunities in India as well. There are people in India who are making 50 lakh, 60 lakh, 70 lakh also. I have a lot of friends who are making 25, 30 lakh rupees. 5 to 6 years of experience, 25, 30 lakh rupees. And the amount of savings that you get to do in India is unparalleled. यहाँ पे UK में minimum से minimum you're spending 800 to 900 pounds. If you want to live at a good place, the kind of life that you're living in India, you have to spend 2000 pounds. वो यहाँ पे कमाते taxes दे के, you can actually live a good life in India as well. And we should be normalizing that back. But yes, it is not for everyone, only for people who put in the hard work. So first, if I get a chance to study at a top university in India, definitely choose that. But obviously there is a lot of competition for that. If I don't get that, then I will think of studying abroad. But if I get a chance to study at an average engineering school in India, absolutely not. There are so many engineers in India who do not end up getting jobs because they end up going to such random local small institutions that have been running since so long, but their curriculum has nothing to do with real world what current market requires. So if you get that chance, stay away from that. Yes, first would be Indian top institutions because there are companies that come directly on campus and hire people from on campus, which is like a game changer that you do not have abroad. When you go and study abroad, you have to look for jobs yourself. You have to do all these things by yourself. But in top institutions in India, companies come there and hire you on campus, which is like a very good thing. But if you still want to know the 2026 landscape of studying abroad, then you should watch this video, which is like one detailed video. Just might have talked about USA, UK, Germany, Canada. No, I think I missed Canada, but I talked about New Zealand, South Korea, Japan, all of this in one video. What's this? Also, Polaris ke admission ke test ki link is in the description. Go check it out. Right now. Check.